हेलो एवरीवन। आज है 26 जनवरी और 76वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के मिक्स एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन करने वाले, जिसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन होंगे और उनके बारे में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां से जुड़ करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो का या भी जो भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं उनका पीडीएफ यहाँ से आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अभी हम 100 क्वेश्चन लाएंगे जो कि जी बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, इसमें कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो साथियों, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो 10वीं अनुसूची थी। और मुख्यतः 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वह किससे है? दल बदल विरोधी कानून से है। दल बदल विरोधी कानून से है, जो वर्तमान समय में हमारे राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम में दल बदल विरोधी चीजें चल रही हैं। इसी को समाप्त करने के लिए 1985 में एक एक्ट लाया गया था जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता था। अर्थात जो दल बदल कुप्रथा प्रचलित थी उसे समाप्त करने के लिए 1985 में ये कानून लाया गया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पास साथियों ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको जब पीडीएफ दी जाएगी तो उसमें मिल जाएगा कि ये दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा हुआ है। 1985 में ये संविधान संशोधन हुआ है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ये भी आपको ईयर मैक्सिमम याद रखना है। आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, जैसे 5-2 है तो लगभग 5 एंड में है, तो ऐसे करके कुछ आप याद कर सकते हो। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और आप भी ऐड कर सकते हो कि 52वें संविधान संशोधन को किस नाम से और जाना जाता है? तो दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार निम्न में से किसको है? राष्ट्रपति को है, संसद को है, मंत्रिमंडल को है, राष्ट्रपति को है? साथियों ये क्वेश्चन का ऑप्शन रिपीट हो गया, तो यहाँ आप विधानमंडल कर सकते हो, विधानमंडल। तो जो नए राज्यों को गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है वो संसद को है, यानी इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो साथियों अगर बात करें तो नए संसद संविधान संशोधन के माध्यम से नए राज्यों के गठन और सीमा में परिवर्तन कर सकता है। और ऐसा यह किस संविधान संशोधन के माध्यम से कर सकता है? साधारण बहुमत के द्वारा। यानी हमने जब संविधान संशोधन का डिटेल में वीडियो पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कशन किया था कि साधारण बहुमत के माध्यम से कोई भी संसद किसी भी राज्य के गठन, उसकी सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन और किसी भी राज्य की विधानसभा का निर्माण या फिर उसके समाप्त, विधान परिषद का निर्माण या फिर उसे समाप्त किया जा सकता है। तो साधारण बहुमत के माध्यम से इसे किया जा सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो साथियों प्रेस की स्वतंत्रता जो दी गई है तो अनुच्छेद 19(1) और भी डिटेल में पूछे तो 1 में दी गई है, 19(1) के ए में। हालांकि ये जो 19(1) है वह किससे संबंधित है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 1985 में इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को जोड़ दिया गया है। और प्रेस या जिसे मीडिया कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का 4th पिलर या चौथा स्तंभ भी इसे कहा जा सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो साथियों 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और ये बेसिकली किस संबंध में किया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 को जोड़ा गया था जिसमें कि 29 विषय सम्मिलित थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में साथियों, आप इसे डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। पीडीएफ में मैंने और भी चीजें अपलोड किया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, भाग 9 जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय सम्मिलित थे। इसके अलावा जो पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया था, इसके साथ ही साथ जो एसटी एससी यानी हमारी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उसमें आबादी के अनुपात में सीटों को आरक्षण प्रदान किया गया था। और जो भी एसटी और एससी के लिए सीटें आरक्षण होंगी उसमें 1/3 हिस्सा महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। यानी एसटी एससी के लिए जो भी सीटें आरक्षित होगी उसमें 1/3 हिस्सा क्या किसे दिया जाएगा? महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में उल्लेख किया गया है? तो साथियों भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर हम डीपीएसपी के बारे में बात करें तो यह भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। यह पूर्णतः राज्य की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अगर राज्य के पास पर्याप्त संसाधन है तो डीपीएसपी को लागू करेगा, और अगर नहीं है तो बाद में जब भी उसके पास संसाधन होंगे तो वह लागू करेगा। इसका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वह है समाज को लोक कल्याणकारी बनाना। समाज को लोक कल्याणकारी बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है डीपीएसपी का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व निम्न में से किसकी सहमति प्राप्त करना होता है? राज्यों का पुनर्गठन यानी जो राज्य का नया रिफॉर्मेशन किया जाता है, नया राज्यों का गठन किया जाता है, तो उसकी सहमति के लिए किसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है? तो साथियों राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में निम्नलिखित में से कितनी अनुसूचियां थी? यानी जो संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और इस समिति में जो अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी प्रारूप समिति में जो प्रारूप दिया गया था संविधान का उसमें 8 अनुसूचियां वर्तमान में उस समय पे सम्मिलित थी। अब जो प्रारूप समिति है इसे ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति या फिर पांडु लेखन समिति भी कहा जाता है। पांडु लेखन समिति भी कहा जाता है। यह 29 अगस्त 1947 को यह समिति आई थी और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसमें 7 सदस्य शामिल थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, बी आर अम्बेडकर जी, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। ये 7 व्यक्ति इसमें शामिल थे। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। अभी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन की प्रारूप समिति को और कौन कौन सी कमेटी के नाम से जाना जाता है, ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। तीसरा, कितने सदस्य थे, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी भारतीय संविधान में किस के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 368 के तहत। साथियों, उस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे संविधान संशोधन 3 प्रकार से माना जाता है और कैसे 2 प्रकार से। तो जब संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत पूछा जाए तो यह 2 तरह से किया जाता है, और अगर नॉर्मली पूछा जाए कि संविधान में संशोधन कितने तरह से किया जा सकता है तो 3 प्रकार से। लेकिन मुख्यतः अनुच्छेद 368 के तहत अगर बात किया जाएगा तो 2 तरह से किया जाता है। एक तो होता है आपका विशेष बहुमत और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य, जिसमें आधे से अधिक राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनकी भी सहमति या समर्थन आवश्यक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। तो साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की जो तीसरी या कहीं कहीं 5वीं, क्योंकि एमपीपीएससी आयोग जो है एमपीपीएससी, उसने 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी या 13 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी उसे क्या माना है, उसे 5वीं बैठक माना है। तो अब एक संवैधानिक आयोग जब ऐसा मान लेता है तो बेसिकली हम ये मानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश किया गया था, किसमें, संविधान सभा में। और यह कौन सी बैठक थी, 5वीं, क्योंकि 9वीं, 11वीं और 13 इन तीनों बैठकों को हम कंसीडर करते हैं 1, 2 और 3 के उसमें से। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो इसमें 7 सदस्य थे। हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया है डिटेल में कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो इसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। तो साथियों, संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वह 15 थी, यानी इसमें महिला सदस्य 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। तो धारा 8(1) के तहत संविधान सभा को, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसमें धारा 8(1) थी, जिसके तहत क्या किया गया था, संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें अपने संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किया है। तो ये हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ से क्या क्या लिया है। तो राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया जो है वो आयरलैंड से ली गई है। नीति निर्देशक तत्वों को भी आयरिश या आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को USA यानी अमेरिका से लिया गया है। द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, यानी ब्रिटिश से ली गई है। एकल नागरिकता UK से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को फ्रांस से लिया गया है। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके दौरान ये सब चीजें अनाउंसमेंट हो रहा था, समानता, स्वतंत्रता, तो वहीं से हमने अपने संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांतों को लिया है। वित्तीय आपातकाल जर्मनी से लिया है और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसे हमने कनाडा से लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। तो आर्टिकल 143 के तहत जो राष्ट्रपति है, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, यानी सलाह लेने के लिए आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। अब इस सलाह को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं होता, यानी इसके ऊपर कोई भी बाध्यकारी नियम कानून नहीं होते हैं। किंतु अगर जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था उसके पूर्व की कोई विधि है, उसके पूर्व की कोई विधि है, यानी जो 1950 से पहले के जो कानून बने हुए थे हमारे संविधान से पहले के, अगर उसके पूर्व की कोई विधि है
तो फिर यह राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होता है, बाध्यकारी हो जाता है। किंतु अगर 1950 के बाद की कोई भी कानून या कोई भी विधि है, उसमें ये सलाह मांगेगा अगर राष्ट्रपति से सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह या फिर जो भी उसने मांगा है सजेशन तो दे सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है, इसके लिए बाध्यकारी सुप्रीम कोर्ट नहीं है। साथ ही साथ अगर इसने सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सलाह मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, मानने के लिए भी बाध्यकारी नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को मिलता है। वहीं अगर अनुच्छेद 32 की बात करें तो यह सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? यानी अगर राष्ट्रपति ने क्या कर दिया है, अपने पद से रिजाइन कर दिया है, तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसे देगा? तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो हम जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था समाजवादी, एक शब्द था समाजवादी, दूसरा शब्द था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द था अखंडता। और जो प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया था वो केवल एक बार 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। उसके बाद अभी तक केवल एक बार ही संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, उसके अलावा नहीं किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के हम जानते हैं कि संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। वहीं अगर बात किया जाए संसद के अंग के बारे में तो अंग 3 होते हैं। अंग में आपका राष्ट्रपति आ जाता है, लोकसभा आ जाती है और राज्यसभा। एक मिनट साथियों, इसको मैं अच्छे से थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूं। तो जो संसद है हमारी संसद, अगर इसके सदन की बात की जाए तो इसके सदन 2 होते हैं। सदन में एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। वहीं अगर बात किया जाए संसद के अंग के बारे में, संसद के अंग के बारे में, तो अंग संसद के 3 होते हैं। अंग में जो हमारा राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों आ जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि सदन कितने होते हैं। सदन 2 होते हैं और अंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो जो प्रतिनिधि सभा है तो लोकसभा को कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा जो होता है उसमें जनता सीधे वोट डालती है, जनता सीधे वोट डालती है और अपने प्रतिनिधि को जनता स्वयं चुनती है, इसलिए इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। इसके अलावा लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है और लोकसभा में जो वर्तमान में सीटें हैं वो 545 है, किंतु अधिकतम संख्या कितनी है? 550 है। 2 जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य आते थे उनकी सदस्यता को अब समाप्त कर दिया गया है, नहीं तो टोटल 552 होती थी इसमें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। यहाँ पास इसका डिटेल होगा कि निचला सदन भी इसको कहते हैं, लोकसभा सदन कहते हैं, प्रत्यक्ष सदन भी इसको कहा जाता है। तो ये है क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा यहाँ प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अधिकतम संख्या 552 है, किंतु 2 जो आंग्ल भारतीय समुदाय के आते थे उसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो जो संसद को विशेषाधिकार मिलता है वो अनुच्छेद 105 के तहत दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? लोकसभा संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। तो हाँ साथियों, हमने बात किया था, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है, इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन, तो ये भी राइट आंसर है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो लोकप्रिय सदन है, लेकिन राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन नहीं है, क्योंकि लोकसभा का राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन नहीं है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। यानी अगर सदस्यों का कार्यकाल है ये समाप्त हो जाएगा तो लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। किंतु राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी सी जो ऑप्शन है वो गलत है। संसद में कितने सत्र होते हैं? तो साथियों, संसद में हम जानते हैं कि 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हम इसके कुछ और भी फैक्टों को रख सकते हैं कि जो संसद का प्रावधान है वो 85 में दिया गया है। जो संसद के सत्रों का प्रावधान दिया गया वो 85 में दिया गया है। और एक वर्ष में कुल 3 सत्र होते हैं। सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण जो सत्र है वो बजट सत्र होता है, जिसे पहला सत्र भी जाते हैं। दूसरा सत्र मानसून सत्र आता है और तीसरा शीतकालीन, जो कि अक्टूबर और नवंबर के मंथ में होता है। इसके अलावा संसद के सत्र को जो आहूत करने की शक्ति वह राष्ट्रपति को है। स्थगन कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो भी लोकसभा या फिर संसद के सत्र को आयोजित करने के लिए एक गणपूर्ति या कोरम वर्ड उपयोग किया जाता है, यानी कम से कम जो भी सदस्य संख्या कम से कम 1/10वां हिस्सा उसका उपलब्ध होना चाहिए। यानी पीठासीन अधिकारी जो है या फिर अध्यक्ष, लोकसभा की बात करें तो अध्यक्ष और राज्यसभा की बात करें तो सभापति, उनके समेत 1/10वां हिस्सा प्रत्येक सदन का होना चाहिए। यानी अगर लोकसभा की बैठक को आयोजित करना है तो लगभग कम से कम 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए और राज्यसभा के लिए 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी हम किसी भी सत्र का आयोजन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? साथियों, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो बेसिकली साधारण विधेयक के संबंध में किया जा सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक में भी आप संयुक्त बैठक नहीं कर सकते, वित्त में भी आप संयुक्त बैठक नहीं कर सकते और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी आप संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं कर सकते। इसलिए संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में आयोजित की जा सकती है। अगर हम बात करें तो इसे कौन बुलाता है? तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आयोजन करता है। हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, कि जब भी किसी विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद या गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? संयुक्त बैठक को आयोजित करते हैं और यह आर्टिकल 108 के तहत आयोजित की जाती है। संयुक्त बैठक को संबोधित राष्ट्रपति करता है, किंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी वो करेगा, और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी अगर नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा, किंतु सभापति कभी नहीं करेगा। अभी तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक की जा चुकी है। और इसे कैसे पारित किया था? अगर किसी भी संशोधन में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो दोनों सदन में जो भी कुल उपस्थित व्यक्ति हैं और मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से ही, यानी 50% से इसको पास मान लिया जाता है। 50% से अधिक लोग अगर सहमत हैं तो उस विधेयक को पास मान लिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। एक तरह से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीक्वेंस क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, या फिर जिसे हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी कह सकते हैं, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो ऐसा नहीं साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सर्वसत्ताधारी या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है?
तो संसद की जब कार्यवाही शुरू की जाती है तो 11 बजे से संसद की कार्यवाही का शुरुआत की जाती है, और 11 बजे जिस विषय या जिस सत्र का आयोजन किया जाता है वो कौन सा है? प्रश्नकाल है। तो सबसे पहले प्रश्नकाल विषय का आयोजन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो साथियों, विरोधी दल के सांसद को नहीं कहा जाता है, कैबिनेट मंत्री के अलावा किसी अन्य सांसद को, इनको भी नहीं, निर्दलीय सांसद को नहीं, यानी गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य वो होते हैं जो मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों को सरकारी सदस्य कहा जाता है। मंत्रियों को, जिनके पास कोई विभाग होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? सरकारी सदस्य कहा जाता है। और इनके अलावा जितने भी सांसद होते हैं, मंत्री को छोड़ करके जितने भी सांसद सदस्य होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि मंत्री के अलावा जो भी सांसद हैं उन्हें गैर सरकारी सांसद कहा जाएगा। भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? तो साथियों, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि आयरलैंड से लिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है? तो ये केटी शाह जी ने नीति निर्देशक तत्वों को ये कहा है कि उत्तर दिनांकित चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक है, यानी दे तो दिया गया है लेकिन कब लागू किया जाएगा राज्य के द्वारा, इसका कोई भी निश्चय नहीं है कि जब राज्य के पास सुविधाएं होंगी तब वह लागू करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? तो ये एक तरह का नीति निर्देशक तत्व है कि समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कहाँ की गई है? तो यह अनुच्छेद 44 में की गई है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? तो भारतीय संविधान जो स्वीकृत किया गया वो भारतीय जनता के द्वारा, किंतु संविधान सभा के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया था। संसद को इस संविधान में संशोधन करने की वो शक्ति दी गई है, और जो निर्वाचित सरकार है वो लोकसभा में बैठती है और वही मुख्यतः संविधान में संशोधन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर, निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव, या जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, उद्देशिका बना, यानी जो नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वह बाद में क्या बना? उद्देशिका बना है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो उद्देशिका का तो बेसिकली न्याय योग्य नहीं है, ये भी राइट आंसर है, लेकिन संशोधन किया जा सकता है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही हमने एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 4 यानी 1, 2, 4 बी में आता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गण अखंडता, ये 3 शब्द नहीं शामिल थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, किंतु गणराज्य शामिल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपकी क्वेरी हो उसे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।